हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम पी शर्मा। यदि किसी व्यक्ति को सुबह सुबह लगातार छींकें आए, उसके नाक बहने लगे अथवा नाक बंद हो जाए, आंखों में खुजली हो और पानी गिरने लगे, खुजलाते खुजलाते आंखें लाल हो जाएं, शरीर में दूसरी जगह भी खुजली हो और खुजलाते खुजलाते वहां भी लाल निशान हो जाएं, इसका अर्थ है उस आदमी को कोई एलर्जी है। और इस बात की प्रबल संभावना है उसको डस्ट एलर्जी है। ये सारे लक्षण रात में भी अचानक शुरू हो सकते हैं। डस्ट एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है गर्मियों में और बरसात के दिनों में। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई होना और दमा जैसी अवस्था उत्पन्न होना है। डस्ट एलर्जी क्या है, क्या इसके लक्षण है, इसका क्या कारण है और कैसे इसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में इन सब बातों को आज समझेंगे। प्राय डस्ट एलर्जी की शुरुआत बचपन से हो जाती है और शुरू में लक्षण सामान्य होते हैं, जैसे छींकें आना, नाक टपकना या नाक बंद हो जाना। लेकिन लंबे समय तक एलर्जी होती रहे, एलर्जी का कारण दूर नहीं हो, तो लक्षणों की जटिलता बढ़ती चली जाती है। दूसरे लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, जैसे आंखों में खुजली होना, आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना, शरीर में दूसरी जगह भी खुजली होना, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस के साथ आवाज होना जिसको व्हीजिंग साउंड कहते हैं, और अंत में अस्थमैटिक अटैक आना, दमा के दौरे पड़ना। तो सामान्य लक्षणों से लक्षण जटिलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं यदि डस्ट एलर्जी का कारण दूर नहीं हो तो। इसको एलर्जिक मार्च कहते हैं, सरल से गंभीर की ओर एलर्जी की परेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डस्ट एलर्जी रेत या सैंड के कणों के कारण नहीं होती। डस्ट में सूक्ष्म जीव डस्ट माइट्स होते हैं और इन डस्ट माइट्स के कारण होती है डस्ट एलर्जी। ये डस्ट माइट्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं और एलर्जी कैसे उत्पन्न करते हैं, इसको समझते हैं। डस्ट माइट्स इस तरह के हैं, इनके 4 जोड़ी पैर हैं, मकड़ियों के वर्ग के सदस्य हैं। ये इंसेक्ट्स के सदस्य नहीं है। इंसेक्ट्स में चींटियां, तितलियां, मक्खियां आती हैं, उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये खटमल के तरह के भी नहीं है। खटमल भी एक इंसेक्ट है। ये मकड़ियों की तरह से दिखने वाले जीव है, सूक्ष्म है, ये इनकी साइज है और छोटे होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते। ये हमारे घर में भी रहते हैं और घर से बाहर भी रहते हैं। घर में छुपे हुए रहते हैं ये, और छुपने के स्थान है इनके, जैसे हमारे बिस्तर में रहते हैं, फर्नीचर में रहते हैं, कारपेट में रहते हैं, पर्दों पर रहते हैं। ये इनका जीवन काल लगभग 100 दिन है और मरने से पहले एक मादा लगभग 70 अंडे देती है। अंडे दिए जाने के बाद में डेवलपमेंट की कई स्टेजेस से गुजरते हुए ये लगभग 30 दिन में वयस्क अवस्था तक, एडल्ट अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जनन के योग्य हो जाते हैं। गर्मी और वर्षा काल इनके लिए अधिक उपयुक्त है और दोनों में भी वर्षा काल इनके लिए बहुत उपयुक्त है। अनेक माइट्स इस प्रकार के भी हैं जो हमारे पालतू जानवर जैसे गाय के बाह्य परजीवी हैं और उनका रक्त चूसते हैं। लेकिन डस्ट माइट्स हमारे को काटते नहीं है, हमारा रक्त नहीं चूसते। ये वायु के साथ में, जल के साथ में अथवा भोजन के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश भी नहीं करते। इनको पानी की आवश्यकता भी नहीं है, ये पानी भी नहीं पीते। फिर खाते क्या है ये? हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम मृत कोशिकाएं उतरती रहती हैं और ये मृत कोशिकाएं जब हम सोते हैं उसमें भी उतरती हैं। तो हमारे बिस्तर में भी मृत कोशिकाएं होती हैं, हमारे घर में और दूसरे स्थान पर मृत कोशिकाएं हैं। मृत कोशिकाएं यदि हमने कोई जानवर पाल रखा है उसके शरीर से भी उतरती हैं। ये मृत कोशिकाएं इनका बहुत प्रिय भोजन है और उसी पर जिंदा रहती हैं। और एक व्यक्ति के शरीर से उतरी मृत कोशिकाएं हजारों हजार डस्ट माइट्स को पर्याप्त होती हैं भोजन के लिए। तो हमारे को काटती नहीं है, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती और हमारे शरीर से उतरी मृत कोशिकाओं को खाती हैं, तो फिर हमारे को एलर्जी कैसे होती है, इस बात को समझते हैं। डस्ट माइट्स का मल सूक्ष्म पेलेट्स के रूप में होता है, छोटी गोलियों के रूप में होता है और एक माइट के द्वारा लगभग 20 पेलेट्स दी जाती हैं। ये परागकणों के समान है। जिस तरह से परागकण तैरते रहते हैं वायु में, उसी तरह से ये पेलेट्स भी एक बार वायु में पहुंच गई फिर वायु में कुछ समय तक बनी रहती है। और ये पेलेट्स हैं डस्ट एलर्जी का कारण। डस्ट माइट्स सीधे सीधे डस्ट एलर्जी का कारण नहीं है, उनके द्वारा त्यागी गई ये मलमूत्र की सूक्ष्म पेलेट डस्ट एलर्जी का कारण है। वायु में तैर रही ये पेलेट्स श्वास के साथ में हमारे नासा मार्ग में, नाक में पहुंच गई या ट्रेकिया तक पहुंच गई और वहां टकराकर दीवार के चिपक गई। वहां जल के संपर्क में आएंगी और जल के संपर्क में आने से इनसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मुक्त हो गए, वो रिलीज हो गए इनसे
और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये एलर्जन का काम करते हैं, एंटीजन का काम करते हैं, इनके कारण एलर्जी होती है। तो जैसे ये उपकला है, ये सेल्स है हमारी नाक की या ट्रेकिया की, और इनके ऊपर ये म्यूकस है। म्यूकस की बात की अपन ने इनेट इम्यूनिटी में, और क्योंकि ये प्रोटीन पाचन के एंजाइम है इसलिए इस म्यूकस का पाचन कर देंगे। सेल्स के बीच में मजबूत जोड़ होते हैं, ये लाल रंग से दिखा रखा है, ये सेल्स के बीच का मजबूत जोड़ है, टाइट जंक्शन कहते हैं। और इस टाइट जंक्शन को भी क्षतिग्रस्त करके, उसको भी तोड़ के ये एलर्जन पहुंच जाते हैं नीचे की तरफ। और इस एपिथेलियम के नीचे यहाँ पर खास तरह की सेल्स हैं, जो ग्रीन कलर का बना रखा है, ये खास तरह की सेल्स हैं, फाइबर्स हैं इनके, और फाइबर्स वाली ये सेल कहलाती है डेंड्राइटिक सेल। और इन डेंड्राइटिक सेल के पास में ये एलर्जन पहुंच गया, और एक बार कोई सा भी एलर्जन इन डेंड्राइटिक सेल के पास में पहुंचेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। यही इनके साथ में होता है। ये एलर्जन जो पैलेट्स में थे वो यहां से होते हुए डेंड्राइटिक सेल तक पहुंच गए। ये डेंड्राइटिक सेल इन एलर्जेंस को लेके आगे बढ़ते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। तो ये एलर्जन पहुंच गए डेंड्राइटिक सेल के पास में, ये डेंड्राइटिक सेल है उपकला के नीचे, और ये एलर्जन ग्रहण कर लिया जाता है, खा लिया जाता है इन डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा, और बाकी की चीजों को तो पचा लिया जाता है, और एंटीजन इसके ऊपर बाहर की तरफ दिखने लगता है, और ये अपने तंतुओं को छोड़कर अब बढ़ता है आगे लिम्फ नोड्स के पास में, लसिका की गांठों के पास में पहुंचता है, लिम्फ नोड्स कहते हैं उनको। और लिम्फ नोड्स में पहुंचकर ये कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल संपर्क में आता है टी सेल्स के, टी लिम्फोसाइट्स के, हेल्पर टी सेल्स हैं ये, और उनका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद में ये संपर्क में आती हैं बी लिम्फोसाइट्स के, बी सेल्स के, तो तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बन गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये दोनों इसको प्रेरित करेंगी, इसको इंड्यूस करेंगी खास तरह की एंटीबॉडी बनाने के लिए, और एंटीबॉडी जो बन रही है वो IgE कहलाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई फ्री हो गया इन बी सेल्स से, और ये ब्लड में फ्री हुआ तो पहुंचता है ये बेसोफिल्स जो ब्लड में है, और मास्ट सेल्स हमारे टिश्यूज में है। इन दोनों के पास में पहुंचकर इनसे हिस्टामिन रिलीज करता है। IgE इन दोनों से हिस्टामिन का स्राव करवाता है, उसका सीक्रेशन करवाता है, और हिस्टामिन एलर्जी का कारण बनता है, जैसे छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली होना शुरू होता है। और एलर्जी को रोकने के लिए अपन जो मेडिसिन लेते हैं, जैसे सिट्रिजिन लेते हैं, वो एंटीहिस्टामिन कहलाती हैं। इस हिस्टामिन की क्रियाओं को रोक देंगी तो फिर एलर्जी के जो साइन है, सिम्टम्स है, वो गायब हो जाएंगे। बार बार उसी एलर्जन के संपर्क में अपन आते रहते हैं, इसलिए मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, और इन मेमोरी सेल्स के बनने के कारण उस प्रकार की IgE का बनना भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेमोरी सेल उस प्रकार की IgE बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं। तो IgE का बनना बढ़ गया, और IgE का बनना बढ़ गया तो हिस्टामिन का स्राव भी बढ़ जाएगा, और एलर्जी की तीव्रता लगातार बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है बचाव के उपाय। पहला उपाय तो माइट से छुटकारा मिल जाए। माइट से छुटकारा मिल सकता है केमिकल ट्रीटमेंट से और स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा उनको खत्म करके, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि बाहर से माइट्स फिर पहुंच जाएंगे। बाहर भी माइट्स खूब सारे हैं, और हम हर जगह के खत्म नहीं कर सकते, माइट्स सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हमें ये काम एक अंतराल के बाद में बार बार करना पड़ेगा। दूसरा है पैलेट से छुटकारा। घर में माइट्स नहीं है तो भी पैलेट्स बाहर से आ सकते हैं, हवा के साथ में बाहर से आ सकते हैं। और नेक्स्ट है घर की नियमित सफाई। अब घर की नियमित सफाई में जिस व्यक्ति के एलर्जी रहती है वो सफाई में इन्वॉल्व नहीं हो। घर में डस्टिंग और झाड़ू लगना ये कम हो, पोंछा लगना ज्यादा हो, और जिस समय सफाई का काम घर में चल रहा हो उस समय एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति मास्क लगाए, और जहां सफाई हो रही है वहां से थोड़ा सा दूर रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब चलते चलते आपसे एक अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।